नमस्कार दोस्तों। हम असहयोग आंदोलन को कल की क्लास में समाप्त कर चुके थे और गांधी जी की गिरफ्तारी पर हमने बात कर ली थी। गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे, कर लिए गए थे, सज़ा भी दे दी थी और इस जगह पे हमने क्लास को छोड़ दिया था कि 12 जनवरी 1924 को गांधी जी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है और इस ऑपरेशन के बाद में गांधी जी को समय से पहले ही, मतलब आप यूँ कहिए कि विदिन 2 साल के भीतर रिहा कर दिया गया। और उसके बाद गांधी जी ने आगे 6 वर्ष तक, मतलब सज़ा के 6 वर्ष, मतलब 1928 तक गांधी जी ने किसी भी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लिया। और राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लिया, लेकिन यूँ कहिए कि रचनात्मक कार्यों में भाग गांधी जी ने कंटिन्यू लिया था। रचनात्मक कार्य का सीधा मतलब है जैसे खादी वगैरह, इनका भाग, इसके अंदर गांधी जी ने पूरा भाग लिया था, रचनात्मक कार्यों में भाग लिया था। लेकिन पॉलिटिकली काम गांधी जी ने नहीं किए। रीजन साफ थे कि जेल से रिहा किए थे और अगर अब ऐसा काम करते राजनीतिक रूप से तो डेफिनेटली गांधी जी का विरोध हो सकता था, गांधी जी को अंग्रेज़ वापस भी जेल में डाल सकते थे। तो गांधी जी बाहर रहना ठीक समझ रहे थे और इस वजह से गांधी जी ने राजनीतिक कार्य पूरे 6 वर्ष तक की सज़ा पूरी नहीं हुई तब तक नहीं किए। ठीक है, खुली कैद कह सकते हो आप एक प्रकार से। अब देखिए क्या हुआ इस दौरान। गांधी जी ने, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, गांधी जी ने कुछ गतिविधियों में भाग लिया था, चाहे उसमें गांधीदास पैक्ट हो, चाहे वो आपके स्वराज पार्टी हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि इस समय गांधी काफ़ी बदनाम हो गए थे। बदनाम का मेरा कहने का मतलब है कि गांधी जी की छवि बहुत ही एक प्रकार से गिर गई थी। जैसे कि गांधी जी ने खुद ने आगे कहा था 1924 के अंदर कि मुझे अपमानित और पराजित सा महसूस हो रहा है, क्योंकि गांधी जी की चहुं और आलोचना हो रही थी। आलोचना के कारण कई सारे थे। आलोचना का कारण सबसे बड़ा असहयोग आंदोलन को स्थगित किया जाना था। आलोचना का कारण मोपला दंगे भी थे। मोपला के अंदर 1921-22 के अंदर जो दंगे हुए वो भी एक बड़ा कारण था, क्योंकि मोपला के अंदर जो दंगे हुए ये 1921 और 22 में हुए थे। हालांकि मोपला में एक नहीं बल्कि 28 बार विद्रोह हुए थे। 28 बार, एक बार नहीं हुए थे। मोपला सामान्य मुसलमान थे जो केरल में रहते, मालाबार के तटों पे। ठीक है ना। तो जब खिलाफत का आंदोलन हुआ तो खिलाफत आंदोलन के अंदर एक धार्मिक उन्माद बढ़ गया था, तो उस कारण वहाँ पर मोपलाओं के और हिंदुओं के आपस में बैठता नहीं था। तो वैसे तो मोपलाओं ने काम शुरू किया था साम्राज्यवादी शक्तियों के खिलाफ, मतलब ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई थी, लेकिन अंत हुआ जाके आप ऐसे समझिए सांप्रदायिक दंगों के रूप में। यहाँ पे हज़ारों हिंदुओं को मारा गया था, धर्म परिवर्तन किया गया इनका, इनकी औरतों की एक प्रकार से इज्जत लूटी गई, औरतों से शादियाँ कर ली गई थी, कईयों के ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने इनके बारे में बहुत खूबसूरत लिखा है कि मोपला जो दंगे हुए उसमें हिंदुओं की स्थिति को मैं बयां भी नहीं कर सकता, ऐसा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी लिखा। एनी बेसेंट ने भी विरोध किया था। फिर आर्य समाज ने, आपको पता होगा कि शुद्धि आंदोलन चलाया था, मैंने आपको बताया भी था। शुद्धि आंदोलन के तहत उन सभी लोगों को वापस हिंदू बनाया गया जिनका ज़बरदस्ती धर्मांतरण हुआ था। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को बड़ा निर्मम तरीके से दबाया गया, जिसमें कई सारे मोपला मारे गए थे, उनको शहीद का दर्जा दिया गया था। जैसे 2021 के अंदर उन 367 के आसपास मोपला शहीद माने गए थे, उनको शहीद से दर्जा हटाया गया अभी नई वर्तमान सरकार के द्वारा। तो इसलिए मोपला इन दिनों चर्चित भी रहा था। ठीक है, तो क्योंकि कई मंत्रियों ने ऐसे स्टेटमेंट दिए थे कि मोपला तालिबानी माइंडसेट के आतंकवादी थे, उनको आप ऐसे वीर गति शहीद का दर्जा नहीं दे सकते। उन्होंने हिंदुओं के ऊपर ढेर सारे अत्याचार किए थे और श्रद्धानंद की हत्या की थी। तो गांधी जी ने यहाँ पर भी मोपलाओं का एक समर्थन लिया था हल्का सा। तो इस वजह से भी गांधी जी काफ़ी अपनी छवि खराब कर चुके थे। तो गांधी जी की छवि खराब होने के पीछे कई सारे कारण जिम्मेदार थे इस समय तक, क्योंकि जो एंट्री हुई थी उस समय काफ़ी अच्छी छवि थी, लेकिन यहाँ तक आते आते गांधी जी का प्रभाव काफ़ी कम हो गया था। रीजन साफ थे, मोपला दंगे, और दूसरा कई नेता खिलाफत आंदोलन में गांधी जी का सपोर्ट किए जाने के कारण भी नाराज़ थे। कई नेता गांधी जी के असहयोग कार्यक्रम से भी नाराज़ हो गए थे। कई असहयोग आंदोलन को स्थगित किए जाने के कारण नाराज़ हो गए थे। तो गांधी जी की से ये नाराज़गियाँ जो है आप कह सकते हो कि लंबे समय तक चली थी।
तो ये सब ठीक ठाक चीज़ें चल रही थी। और उसी समय जब गांधी जी ने असहयोग कार्यक्रम को स्थगित किया, तो उसके बाद में ये बात है असहयोग कार्यक्रम स्थगित की फरवरी की, ठीक है, 12 फरवरी को 1922 को बारदोली प्रस्ताव के तहत आंदोलन स्थगित हुआ, समाप्त नहीं हुआ, स्थगित किया गया अनिश्चित काल के लिए। देखो, स्थगित का मतलब होता है टर्मिनेशन, कुछ समय के लिए, सॉरी सस्पेंशन, कुछ समय के लिए सस्पेंड किया था, कंप्लीटली टर्मिनेट नहीं किया था इस आंदोलन को। अब आगे देखो क्या होगा। अब सबसे बड़ा एक यहाँ पे मुद्दा उठता है। अब आज हम स्वराज्य पार्टी की के बारे में पढ़ने वाले हैं, और स्वराज्य पार्टी में क्या पढ़ने वाले हैं वो देखिए आप, ठीक है। अब मैं बात शुरू करूं उससे पहले, ठीक है, स्वराज दल, थोड़ा सा हम इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे, पृष्ठभूमि और स्थापना, पृष्ठभूमि देखेंगे, उसके बाद में इसकी स्थापना व उद्देश्य देखेंगे कि इसके उद्देश्य क्या थे, और स्थापना व उद्देश्य होने के बाद में हम आगे देखेंगे कि किस तरह से स्वराज दल ने इनकी सफलताएं देखेंगे, सफलताएं, और लास्ट में असफलताएं व समाप्ति, असफलताएं व अवसान, ठीक है। अवसान का मतलब आप ये मान के चलिए कि अब स्वराज दल का एक प्रकार से डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, और 23 तक आते आते लगभग ख़त्म भी हो गया था, ठीक है। तो इन 4 आयामों पर हम बात करने वाले। सबसे पहले हम चेक करेंगे इसकी पृष्ठभूमि के बारे में। अब देखो, पृष्ठभूमि की अगर अपन बात करें तो पृष्ठभूमि को कुछ यूँ समझिए, मैं पहले शॉर्ट में बता देता हूँ, फिर उसको अपन लिखेंगे कि फरवरी में जैसी असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया, तो उसके बाद में जून के अंदर, जून 1922 में वापस कांग्रेस के नेता इकट्ठे हुए, और उद्देश्य सिर्फ इतना था कि अब इस असहयोग कार्यक्रम का क्या करना है, आगे ले जाना है या उसको कार्यक्रम को समाप्त करना है, क्योंकि गांधी तो जेल में थे। अब ऐसी स्थिति में करना है क्या असहयोग आंदोलन का? तो असहयोग कार्यक्रम जो आंदोलन चल रहा था, कार्यक्रम अभी तक स्थगित हुआ था, उसके भविष्य को लेकर जून के अंदर नेता लोग इकट्ठे हुए, और इन्होंने एक समिति बनाई हकीम अजमल खान की अध्यक्षता में, जिसे सविनय अवज्ञा समिति कहते हैं। सविनय अवज्ञा समिति इसलिए कहते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो प्रस्तावित था, जो ठीक से लागू भी नहीं हुआ था, उससे पहले गांधी जी ने उसको स्थगित कर दिया था, तो उसका निर्णय करना था कि अब न कर अदायगी का निर्णय जो गांधी जी ने लिया था उसको अभी लागू करना है, या उसके ऊपर क्या करना है, जो असहयोग कार्यक्रम के ऊपर करना क्या है। तो इसलिए उस कमेटी का नाम सविनय अवज्ञा समिति रखा गया। हकीम अजमल खान इसके अध्यक्ष बने। इसके अलावा भी मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, M.A. अंसारी, है ना, ये सारे लोग इसके सदस्य थे। अब इस कमेटी के अंदर जो सदस्य थे, ये सारे के सारे सदस्य यूँ कहिए कि कुछ मुद्दों को लेकर सहमत थे, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पर सविनय अवज्ञा समिति के जो सदस्य थे, इनके बीच में एक पॉइंट पर बड़ी असहमति थी। पॉइंट ये था कि इस असहयोग कार्यक्रम में स्पष्ट लिखा हुआ था कि चुनाव में बहिष्कार करना, चुनावों का बहिष्कार करना। अब बात ये थी कि चुनावों का बहिष्कार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसको जारी रखें, क्योंकि मूल प्रस्ताव में तो था बहिष्कार करना, अब इसको जारी रखें या इस अनुच्छेद में परिवर्तन कर लें। जो असहयोग के मूल प्रस्ताव में लिखा हुआ था चुनाव बहिष्कार का, क्या इसको जारी रखें या इसको परिवर्तित करके ये लिखें कि बहिष्कार चुनाव का नहीं करेंगे बल्कि चुनाव में भाग लेंगे। क्योंकि 1919 के अंदर भारत शासन अधिनियम जो आया था, उस भारत शासन अधिनियम के तहत नवंबर 1923 के अंदर वोट होने वाले थे, केंद्रीय विधान परिषद के और प्रांतीय विधान परिषद के और नगर पालिकाओं के, नगर निगमों के, इनके वोट होने वाले थे। आप ऐसे समझ सकते हो, लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव
और लोकल गवर्नमेंट के चुनाव, सरपंच और मेयर वगैरह चुने जाते हैं इनके, आप ऐसे समझ सकते हो। वैसे इनके पास में कोई पावर नहीं था विधान परिषदों के पास में, पावर तो वायसराय की परिषद के पास में था, जो उस समय एकमात्र शक्ति थी। आप ऐसे समझ सकते हो कि पूरे पावर वायसराय की कार्यपालिका की शक्तियाँ सारी उसके पास थी। बस विधान परिषदों में तो भारतीय लोग चुने जाते थे, कुछ अंग्रेज भी होते थे। अब उस चुनाव में नवंबर 1923 में चुनाव होने वाले थे, उनमें भाग लेना है या नहीं लेना है। अब अगर गांधी जी के मूल प्रस्ताव पर हम बात करें तो गांधी जी का मूल प्रस्ताव ये कह रहा था कि भाग नहीं लेना है, लेकिन सविनय अवज्ञा समिति के कुछ मेंबर वो ये कह रहे थे कि चुनाव में भाग लेना है। अब इस बात को लेकर दो गुट बन गए। एक परिवर्तनवादी, जिन्हें चेंजर्स बोलते हैं, चेंजर का मतलब चेंज करने वाले। परिवर्तनवादियों का मतलब था कि उस धारा में परिवर्तन करो। कौन सी धारा? जो ये कह रही थी कि चुनाव का बहिष्कार किया जाए, परिवर्तन करके ये लिखो कि चुनाव में भाग लेना है। एक वर्ग वो बना जिन्होंने कहा कि परिवर्तन नहीं करना है, जो मूल रूप से गांधी जी का प्रस्ताव है, जो गांधी जी का कार्यक्रम है, उसी को जारी रखना, मतलब चुनाव का बहिष्कार जारी रखना है। वो कहलाए नो चेंजर्स, मतलब अपरिवर्तनवादी। अब परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी दो गुट बन गए, इनके बीच की खाई बढ़ती गई। बाकी सारे मुद्दों पर तो ये सहमत थे, बहिष्कार वगैरह वगैरह सारी चीज़ों पर ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन चुनाव पर इनके बीच में विभेद हो गया। अब ये 1922 का लास्ट, मतलब आप कहिए कि ऐसे आप ऐसे समझ सकते हो कि सितंबर अक्टूबर का महीना आ गया। अब जब सितंबर अक्टूबर का महीना आया तो उसके बाद दिसंबर में कांग्रेस का नियमित अधिवेशन होता था। अब कांग्रेस का नियमित अधिवेशन में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई सविनय अवज्ञा समिति की। इस रिपोर्ट में उसके ऊपर बहस चल रही थी कि भाई शामिल करना है कि नहीं करना, उस धारा को परिवर्तन करना है कि नहीं करना है। चूँकि CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इनके साथ में विट्ठल भाई पटेल, इनके साथ में हकीम अजमल खान, ये सारे परिवर्तनवादी थे। इन्होंने 1922 का जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का नियमित अधिवेशन, जो कि फल्गु नदी के किनारे बिहार के गया में हुआ, और अध्यक्ष CR दास थे। अब यहाँ पर ये परिवर्तन, धारा परिवर्तन वाला प्रस्ताव रखा गया कांग्रेस के अधिवेशन के नेताओं के समक्ष, अधिवेशन के समक्ष रखा गया, लेकिन ये प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया। और जैसे प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तो श्री स्वामी अयंगर ने दूसरा संशोधन प्रस्ताव लाया, वो भी अस्वीकृत हो गया। दिसंबर 1922 में जब प्रस्ताव अस्वीकृत हो गए तो CR दास ने कहा कि मेरी अध्यक्षता एक प्रकार से करने का कोई नैतिक है ही नहीं, नैतिक रूप से मेरा मॉरल एथिक्स यही कहता है कि मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। CR दास ने इस्तीफा दे दिया और चित्तरंजन दास ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, और उन्होंने जनवरी 1923 में जलपाईगुड़ी बंगाल के अंदर मोतीलाल नेहरू के साथ में जनवरी 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की, और यह पार्टी कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में काम करेगी। ध्यान रखना, कांग्रेस की राजनीतिक ब्रांच के रूप में स्थापित की गई थी, पॉलिटिकली ब्रांच थी इसकी, कांग्रेस से विलग नहीं थी, कांग्रेस का ही भाग थी ये कमेटी। कई बार ये सवाल पूछते हैं, स्वराज पार्टी थी कांग्रेस से अलग, या उसमें एक कथन आता है। तो कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1923 में जलपाईगुड़ी में की गई। खुद अध्यक्ष बने, मोतीलाल नेहरू को महामंत्री बनाया गया। मार्च का महीना आया, मार्च 1923 में इलाहाबाद में सम्मेलन हुआ इसका पहले सम्मेलन में उसके उद्देश्य तय किए गए। उद्देश्य यही थे, स्वराज दिलाना, चुनाव में भाग लेना, असहयोग कार्यक्रम को और आगे बढ़ा के असहयोग आंदोलन को सफल करना। इस तरह से ऐसे कुछ उद्देश्य, राजनीतिक बंदियों को रिहा करना, ठीक है, ये सारे देसी उद्योगों का विकास करवाना, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे। इन पॉइंट्स के साथ में
स्वराज पार्टी अस्तित्व में आ गई मार्च 1923 के अंदर। स्थापना जनवरी 1923 में हो गई थी। पिछली बार राजस्थान लोक सेवा आयोग ने इसका प्रश्न किया था कि स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। ऑप्शन थे जनवरी 1923, फरवरी 1923, मार्च 1923 और अप्रैल 1923। चूँकि मैक्सिमम पुस्तकों में मार्च 1923 लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट स्वाभाविक बात है मार्च 1923 करके आए। हमने आंसर कुंजी बनाई थी, मैं बनाता हूँ हर बार इतिहास की, तो मैंने उसमें माना जनवरी 1923। तो बहुत सारे बच्चों ने मेरे ऊपर आक्षेप भी लगा दिए, क्योंकि कई बार ऐसे झूठ स्थापित हो जाते हैं मार्केट में कि उसको चैलेंज करने वाला खुद झूठा सिद्ध कर दिया जाता है। मैंने सरकारी इतिहासकार ताराचंद को रेफरेंस बना के जनवरी 1923 माना था। हालांकि लकीली और आरपीएससी वैसे हर बार कचरा ही करती है आंसर को गलत मान के, लेकिन इस बार आरपीएससी ने जो उत्तर माना वो जनवरी 1923 माना, क्योंकि वास्तविक उत्तर वही है। फिर क्या हुआ, अब जब ये स्थिति आ गई, मार्च में 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हो गई। मजबूरन इनका एक प्रकार से बढ़ते प्रभाव को देखते हुए 1923 के अंदर सितंबर महीने में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। विशेष इसलिए कि नवंबर में चुनाव होने थे और नियमित अधिवेशन तो दिसंबर में था, तो कांग्रेस को तय करना था कि स्वराज पार्टी के साथ में हो कि नहीं हो। तो इस विशेष अधिवेशन बुलाया गया। मौलाना आज़ाद को इसके अध्यक्ष बनाए गए विशेष अधिवेशन के, और इस विशेष अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि स्वराज पार्टी कांग्रेस का अभिन्न हिस्सा है और कांग्रेस के नेता भी चुनाव में भाग ले सकते हैं और मतदान कर सकते हैं, चुनाव का बहिष्कार नहीं करना है। कांग्रेस से अनुमति मिलते ही नवंबर 1923 में वोट हो गए। वोट होने के बाद में इनको अप्रतिम सफलता प्राप्त हुई स्वराज पार्टियों को। केंद्रीय असेंबली की अगर मैं बात करूं तो 101 सीटों में से 47 और 48 सीट स्वराज पार्टी के नेता जीते। हालांकि विपिन चंद्रा ने 42 लिखा है, कई सारे लेखकों ने अलग अलग लिखा है, लेकिन सरकारी इतिहासकार ने भी दो आंकड़े दी थी, 48 अथवा 47 सीटें जीती। प्रांतीय विधानसभा की बात करूं तो प्रांतीय विधानसभा में भी बंगाल में बड़े दल के रूप में उभरा, बम्बई में बहुमत मिला, बड़ी पार्टी के रूप में सफलता प्राप्त हुई। साथ साथ में संयुक्त प्रांत में भी काफ़ी बड़ी सफलता प्राप्त हुई। इसके अलावा आप ऐसे समझिए कि मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। मद्रास और पंजाब में थोड़े असफल हुए, बाकी हर जगह पूर्ण सफलता प्राप्त हुई। निकाय चुनाव में भी कलकत्ता, मद्रास, पटना, इलाहाबाद, बम्बई, यहाँ पे सारे अपने मेयर इन्होंने बनाए। काफ़ी सफल हुए ये लोग नवंबर और इनके चुनाव में। अब गांधी जी जून में वापस एक्टिव हुए, क्योंकि गांधी जी फरवरी में रिहा हुए थे। जून में गांधी जी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सामने कुछ प्रस्ताव रखे। उन प्रस्तावों में से कुछ प्रस्तावों पर स्वराजवादी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो गांधी जी और स्वराजवादियों के बीच में, मतलब दास और नेहरू और गांधी जी के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव शुरू हो गया। गांधी जी उनकी एक आधी बात नहीं मान रहे थे। जैसे कांग्रेस का कोई भी नेता अगर जीतता है असेंबली में तो उसको कांग्रेस के पद से हटाओ। गांधी जी ये कह रहे थे, स्वराजवादियों को बात पसंद नहीं थी। तो इन दोनों के बीच में एक प्रकार से खाई बन रही थी, और इस खाई को पाटने के लिए नवंबर 1924 में गांधी-दास पैक्ट हुआ। इस पैक्ट के बाद में दोनों पक्षों में सहमति बनी, और नवंबर 1924 के जस्ट बाद दिसंबर 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और उस अधिवेशन में पहली बार गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, पहली बार और आखिरी बार। और इस अधिवेशन में गांधी-दास पैक्ट पर मुहर लगा दी गई, और इसी पैक्ट में असहयोग आंदोलन को समाप्त किया गया। असहयोग कार्यक्रम को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। शर्तें क्या थी वो अपन आगे देखते हैं। अब आगे क्या हुआ, और जीवन में गांधी जी ने कहा कि आप चुनाव लड़िए करिए। दास की बात को सहमत हो गए, और अब हम हमारा आगे का जीवन खादी को समर्पित करते हैं। और गांधी जी ने आगे 3-4 साल तक
खादी के ऊपर ही काम किया 1928 तक। 1924 से 1928 के बीच में गांधी जी कम्प्लीटली खादी पर काम करते रहे। इवन उन्होंने कांग्रेस का सदस्य बनाने के लिए भी खादी पहनना ज़रूरी था, खादी काटना ज़रूरी था। जो व्यक्ति खादी बुनेगा, खादी से कपड़ा बुनेगा, उसी को कांग्रेस का सदस्य बनाया जा सकता था। ऐसी स्थिति आई। स्पिनर्स फेडरेशन का स्थापना की। तो गांधी जी का 1924 के बाद का जो जीवन था, 25, 26, 27, 28, ये सारा का सारा खादी को लगभग समर्पित रहा। और फिर यूँ कहिए कि इसी दौरान साइमन कमीशन भारत आने वाले थे और गांधी जी को वापस रिक्वेस्ट करके राष्ट्रीय आंदोलन में पुनः एक्टिव किया गया। और उसके बाद वापस गांधी जी एक्टिव होंगे और सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा। उसको हम बाद में देखते हैं। आज हम अभी इस स्वराज पार्टी को अब हमें क्या करेंगे, कंप्लीट करने वाले हैं सारी चीज़ों को जो हमने अभी तक समझी है। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात कि अब इस समय पृष्ठभूमि में हम क्या क्या लिखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद जून 1922 में हकीम अजमल खान की अध्यक्षता में हकीम अजमल खान की अध्यक्षता में सविनय अवज्ञा समिति का गठन किया जिसका उद्देश्य असहयोग कार्यक्रम का भविष्य तय करना था। मतलब कि असहयोग कार्यक्रम को आगे करना क्या है, भविष्य तय करना था। ठीक है, भविष्य तय करना था। इसमें हकीम अजमल खान के अलावा मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू, इसके अलावा आपके एम ए अंसारी तमिलनाडु से, श्री राजगोपालाचारी और विठल भाई पटेल, छोटानी इत्यादि सदस्य थे। ठीक है। अब ये बात हो गई कि इस कमेटी के बारे में आपको ध्यान में रखना है, सविनय अवज्ञा समिति के बारे में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, हकीम अजमल खान, और ये लोग इसके सदस्य थे। देखो, स्वराज पार्टी की स्थापना की पृष्ठभूमि में ये सारी बातें आ जाती है। आपको सीधा ऐसे याद नहीं रखना है कि मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, या जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, मार्च 1923 में उसका पहला अधिवेशन हुआ। इसको ऐसे याद रखने की बजाय इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाइए कि क्यों हुई थी, तो क्या है ना, चीज़ें हमें अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है। तो कमेटी क्या गठित हुई। अब कमेटी गठित हो गई और अब आगे क्या हुआ,
इस समिति के सदस्य आगामी नवंबर 1923 में होने वाले विधान परिषदों, अब इसमें केंद्रीय विधान परिषद के भी थे और राज्य विधान परिषद के भी थे, विधान परिषदों तथा निकायों का मतलब था लोकल गवर्नमेंट, नगर पालिका वगैरह ये सब। अगर आपको ये पता है तो लिखने की ज़रूरत नहीं पता तो कोष्टक में लिख लिया करो। कोई भी शब्द का अर्थ आपको नहीं आ रहा होता ना, मैं हर शब्द का अर्थ बताते हुए चलता हूँ, तो आपको पता हो तो लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर नहीं पता हो ना तो जब भी मैं उसका अर्थ बताता हूँ तो कोष्टक में लिख लिया करो, ताकि क्या है आपको वो आप महीने 2 महीने बाद भी आप अगर रजिस्टर देखोगे ना तो आपको कोष्टक की बात देखते आपको मेन शब्द समझ में आ जाएगा। ठीक है। समिति के सदस्य आगामी नवंबर 1923 में होने वाली विधान परिषदों तथा निकायों के चुनाव थोड़े लेट थे, निकायों के चुनावों में भाग लेने अथवा बहिष्कार जारी रखने। जारी शब्द क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि गांधी जी का प्रस्ताव जब आया 1920 से ही पास, भले 20 लास्ट में हुआ, तो 20 से ही बहिष्कार चल रहा था, तो वो जारी रखना था। ठीक है। भाग लेने अथवा बहिष्कार जारी रखने के मुद्दे पर, के विषय पर या के बिंदु पर दो भागों में विभक्त हो गए। मैं टेबल बना के आगे समझा रहा हूँ आपको। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि समिति के सदस्य जो थे आगामी नवंबर 1923 में होने वाले विधान परिषदों तथा निकायों के चुनावों में भाग लेने अथवा बहिष्कार जारी रखने के विषय पर 2 भागों में विभक्त हो गए। एक ऐसा वर्ग था जो कह रहा था कि भाग लेना चाहिए, हमें लेना है अब, तो ये परिवर्तनवादी लोग थे जो उस धारा में परिवर्तन करना चाहते थे जिसमें लिखा था चुनाव के बहिष्कार करने हैं। इसमें आपके मोटे तौर पे विट्ठल भाई पटेल थे, मोतीलाल नेहरू थे, और इसके साथ साथ में हकीम अजमल खान थे, और इसके साथ में CR दास थे। और इसके पक्ष में बहिष्कार जारी रखना मतलब परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है। इसमें कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद थे, राजगोपालाचारी थे, और इसके अलावा और भी कई सारे नेता इसमें शामिल थे। कि 2 भागों में विभक्त हो गए। और अब ये 2 भाग कौन से हुए, मैं अलग तालिका बना के आपको बता रहा हूँ। हाँ, अब अच्छा एक चीज़ और, ये जो चुनाव थे, ये चुनाव नवंबर 1923 वाले, ये 1919 के अधिनियम से प्रस्तावित थे। 1919 का जो मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था, इसको अपन भारतीय संविधान की विकास की यात्रा में समझेंगे, जो कि फर्स्ट पेपर में नहीं, सेकंड पेपर के अंदर है। 1919 अधिनियम के प्रावधानानुसार ठीक है, तो चुनाव 1923 के 19 के प्रावधान के अनुसार हो रहे थे। फिर आगे 3 साल बाद 26 में फिर होने थे। तो इस प्रकार से ये चुनाव होने थे। इसको अपन आगे और समझने वाले। विभक्त हो गए। अब कौन से भाग बने देखिए, आप लिख लो इसको, मैं इसको है वो अलग मुद्रा पेज पे ला रहा हूँ। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 भाग बन गए। एक बने परिवर्तनवादी, जिन्हें हम कहते हैं चेंजर्स। ठीक है। और एक बने अपरिवर्तनवादी। नो चेंजर्स। ठीक है, नो चेंजर्स। अब दोनों में क्या क्या अंतर था? ठीक है, पहला पॉइंट। अब परिवर्तनवादी ये कह रहे थे कि उस धारा का परिवर्तन करो
जिसमें ये लिखा हुआ कि चुनाव का क्या करना है, बहिष्कार करना है। मोटा मुद्दा यहीं पे यही था। अब ये लोग क्या चाह रहे थे, उस धारा में परिवर्तन चाह रहे थे जो अश्वेत प्रस्ताव में लिखी हुई थी, जिसमें ये लिखा था कि चुनाव का बहिष्कार करना है। और ये वो चाह रहे थे, ये कह रहे थे कि उस धारा में परिवर्तन नहीं करना है, वो धारा रहनी है, मतलब कि बहिष्कार जारी रखना है। ठीक है, तो अब देखिए ये नेता चाहते थे कि चुनाव बहिष्कार की धारा मतलब आर्टिकल परिवर्तित किया जाए। ठीक है, क्या किया जाए, धारा को परिवर्तित किया जाए ताकि चुनाव में भाग ले सके। इसके सामने ये क्या चाहते थे, चुनाव बहिष्कार की धारा में परिवर्तन न हो, अर्थात बहिष्कार जारी रहे, बहिष्कार जारी रहे। ठीक है, अब देखिए पहला अंतर। दूसरा अंतर देखिए, ये ऐसा क्यों चाहते थे, परिवर्तनवादी ऐसा क्यों चाहते थे कि चुनाव में भाग लेना चाहिए। इनका ये मानना था कि जो राजनीतिक रूप से निष्क्रिय हम बने हुए हैं, उस निष्क्रियता को खत्म करो। ठीक है, राजनीतिक निष्क्रियता खत्म हो, साथ साथ में राजनीतिक जागरूकता बढ़ेगी। तीसरा ये था कि हम अगर विधान परिषदों में पहुंचेंगे तो वहां पर जीतने के बाद में जब भी कोई सरकार कानून लाएगी तो वहां पे बहस करके उस कानून के असली छुपे हुए उद्देश्यों को जनता के समक्ष लाकर सरकार के ऊपर दबाव बनाकर नीतियों में अपने अनुसार परिवर्तन करवाएंगे, ताकि सरकार की जो नीतियां हैं वो नीतियां हमारे अनुकूल हो। तो यह आपके एक प्रकार से सरकार और सदन दोनों के छुपे हुए उद्देश्यों को उजागर करना चाहते थे। सरकार व सदन के छुपे उद्देश्यों को परिषदों उद्देश्यों को बेनकाब करना। क्योंकि जब तक आप विधान परिषदों में नहीं जाओगे, जब तक आप संसद में जाके बहस नहीं करोगे, तब तक आप इन दोनों को कभी एक्सपोज नहीं कर पाओगे, ना सरकार को कर पाओगे, ना सदन के असली उद्देश्यों को कर पाओगे। क्योंकि जब भी कोई कानून लाया जाता है तो अगर आप उस कानून के बहस संसद में नहीं करोगे तो फिर जनता को असली बात पता ही नहीं चल पाएगी। इसलिए कि चुनाव में भाग लेना ज़रूरी है, ऐसा परिवर्तनवादी मानते थे। ठीक है, उन्होंने कहा था कि अगर हम भाग नहीं लेंगे तो उन कुर्सियों पर ऐसे लोग बैठेंगे जो सरकार के पक्ष में हैं, और वो लोग कभी भी न तो बहस करेंगे ढंग से और न ही कभी भी उस असली उद्देश्यों को उजागर करेंगे जो जिनसे प्रेरित होकर अंग्रेज या सरकार और वो कानून लेके आई है। ठीक है, एक तो ये उद्देश्य था। तो इनका क्या मानना था, इनका ये मानना था कि अगर अपन भाग लेंगे तो क्या होगा, रचनात्मक कार्यक्रम कमजोर होगा, रचनात्मक कार्यक्रम कमजोर होगा, क्योंकि अगर अपन पॉलिटिकली काम करने शुरू कर देंगे तो फिर खादी वाले काम कौन करेगा, क्योंकि काम एक ही होगा एक टाइम में। या तो आप खादी शिक्षा वगैरह ये काम कर लो, या फिर आप राजनीति में भाग लेके ये काम कर लो। दूसरा इन्होंने कहा कि राजनीतिक भ्रष्टाचार बढ़ेगा, राजनीतिक भ्रष्टाचार बढ़ेगा।
ठीक है। और जो भी ये काम कर रहे, रचनात्मक कार्य कर रहे हैं, तो उनका मनोबल गिरेगा, नेताओं का मनोबल गिरेगा। क्यों गिरेगा मनोबल? क्योंकि कुछ लोग पॉलिटिकली मज़े ले रहे हैं और कुछ लोग आपके धरातल पर काम कर रहे हैं, तो सभी का मनोबल गिरेगा, ठीक है, नेताओं का मनोबल गिरेगा। इसलिए ये कह रहे थे कि इस प्रकार से चुनाव में हमें भाग नहीं लेना, वो धारा अपरिवर्तित ही रहने दो। अब बात आती है कि इसके पक्ष में कौन थे। इसके पक्ष में मोतीलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू, CR दास, हकीम अजमल खान। बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्यार्थियों सवाल पूछते हैं परीक्षा में। अजमल खान, विठल भाई पटेल, विठल भाई पटेल, ठीक है, प्रमुख थे। कई बार ये सवाल हम परीक्षाओं में हमने देखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तनवादी था, ठीक है। विठल भाई पटेल परिवर्तनवादी थे, वल्लभ भाई पटेल इनके विपक्ष में थे, इसका भी ध्यान रखना आप। तो इनके समर्थक कौन थे? श्री राजगोपालाचारी, गोपालाचारी, ये विरोध में थे। किनके? परिवर्तनवादियों के। MA अंसारी विरोध में थे। और कौन विरोध में थे? राजेंद्र प्रसाद विरोध में थे, ठीक है। और कौन विरोध में थे? वल्लभ भाई पटेल विरोध में थे। पटेल, तो ये लोग विरोध में थे। तो अब आप समझ गए होंगे कि पक्ष में कौन था और विरोध में कौन था। ये सीधा सवाल पूछते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तनवादी था, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तनवादी था, या आपके इस टाइप से पूछ लेते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। एक उधर बच गया है, कस्तूरी रंगा अय्यर, कस्तूरी रंगा अयंगर, रंगा अयंगर इत्यादि। अतः इधर भी एक बचा हुआ है, श्रीनिवास अयंगर। इधर एक और है, श्रीनिवास अयंगर। इन्होंने मद्रास स्वराज पार्टी बनाई बाद में, अयंगर, ठीक है। अब आप इस टेबल को बढ़िया तरीके से बना दो। तो सिविल डिसओबीडियंट कमेटी मतलब सविनय अवज्ञा समिति, ये इसके दो भाग हो गए, ठीक है। अब आपने ये सारा कर लिया होगा। अब मैं आ रहा हूँ अगले बिंदु पे। अब इस प्रकार से दोनों भाग बंट गए, और एक प्रकार से आप कह सकते हो कि दोनों का, यूँ कहिए कि हो गया था कि जो विवाद था वो कंटिन्यू बढ़ रहा था, और अब आगे गया के अंदर है वो सम्मेलन होने वाला था। सॉरी, ठीक है। अब विवाद बढ़ता गया और गया कांग्रेस के अंदर सविनय अवज्ञा समिति की रिपोर्ट जाने वाली थी, ठीक है। अब उसके आगे पैरा छोड़ के आप आगे क्या लिखोगे? इस समिति की रिपोर्ट 1922 के कांग्रेस के नियमित अधिवेशन, जो कि दिसंबर में होता था, अधिवेशन जिसका आयोजन
सी आर दास की अध्यक्षता में गया, कहाँ, बिहार, गया जिला है ना, फल्गु नदी के किनारे पे गया, फल्गु नदी, गया में आरंभ हुआ। एक मिनट, अधिवेशन में रखी गई। ठीक है, अब रिपोर्ट यहाँ पे रखी गई, और यहाँ पर जब रिपोर्ट रखी गई तो सिंपल सा पॉइंट है कि इस जगह पे जब रिपोर्ट रखी गई तो यहाँ पे स्वराज पार्टियों ने अपना प्रस्ताव जो था चुनाव के बहिष्कार का प्रस्ताव, वो भी इन्होंने यहाँ पे रखा। ठीक है, तो चुनाव, यहाँ यूँ लिखी, परिवर्तनवादियों ने चुनाव बहिष्कार का, चुनाव में भाग लेने का अपना प्रस्ताव, अपना प्रस्ताव अधिवेशन में रखा। मगर प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया, पराजित हो गया। 700-800 करीबन वोट मिले, 1800 वोट पक्ष में, विपक्ष में थे, अस्वीकृत हो गया। तत्पश्चात श्रीनिवास अयंगर ने संशोधन प्रस्ताव रखा। संशोधन प्रस्ताव में ये था कि कांग्रेस वाले भाग लो, लेकिन आप विरोध स्वरूप आसन बल्ली मत ग्रहण करना, खड़े रह लेना सदन में, लेकिन आप भाग आपको लेना चाहिए। ठीक है, प्रस्ताव रखा। ठीक है, संशोधन प्रस्ताव रखा, यह भी अस्वीकृत हो गया। अस्वीकृत हुआ। अब दोनों प्रस्ताव अस्वीकृत होंगे तो सीधी सी बात है कि सी आर दास का ही प्रस्ताव मानिए आप, क्योंकि परिवर्तनवादी सबसे बड़ा तो सी आर दास था। ऐसी स्थिति में सी आर दास को तो ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी, तो सी आर दास ने निर्णय कर लिया कि अब मेरे को नैतिक रूप से इस पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि जब मेरी अध्यक्षता में मेरा ही प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया तो मेरी कोई वैल्यू नहीं रही। ठीक है, तो प्रस्ताव अस्वीकृति के बाद सी आर दास ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, अब अध्यक्ष पद, ये बात है दिसंबर 1922 की। अब जनवरी बहुत दूर नहीं है, आ गई है। मतलब आप सोचिए कि ये 30 तारीख के आसपास की बात है, और 30 तारीख के आसपास आप समझ सकते हो कि बहुत दूर वाली बात नहीं रही। इस्तीफा दे दिया। जनवरी 1923 में, जनवरी 1923
जनवरी 1923 में जलपाईगुड़ी, बहुत दूर नहीं था गया से, जलपाईगुड़ी बंगाल के अंदर, और सियालदास भी बंगाल से ज़्यादा नज़दीक थे। ठीक है, जनवरी 1923 में जलपाईगुड़ी में कांग्रेस के, बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है ये, कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में मैं बार बार कह रहा हूं, याद रखना इसको, अभिन्न अंग के रूप में कांग्रेस खिलाफत स्वराज दल, जैसे हम शॉर्ट रूप में स्वराज पार्टी ही कहते हैं, दल की स्थापना की। ठीक है, इसको लिख लो, मैं अगली स्लाइड पे आ रहा हूं। स्थापना की। इस दल का अध्यक्ष CR दास व महामंत्री मोतीलाल नेहरू महामंत्री मोतीलाल नेहरू को नियुक्त किया। इसका प्रथम अधिवेशन मार्च 1923 में इलाहाबाद में आयोजित हुआ। अध्यक्ष था वही CR दास और महामंत्री वो आयोजित हुआ। ठीक है, ये आधुनिक भारत के अंदर जो भी आंकड़े आ रहे हैं, तिथियां वगैरह, ये सारे आंकड़े हम ऑथेंटिक बता रहे हैं आपको, और ऑथेंटिक आंकड़ों के कारण शायद मैं क्लासें बहुत यूँ कहिए कि स्लोली चल रहा हूँ और लंबी भी हो रही है, लेकिन हर एक आंकड़ा मैं वेरीफाई करके लाता हूँ। हर एक आंकड़ा, कोई बोलने में कभी त्रुटि होती है तो लिखना सही हुआ होगा, लिखने में कभी त्रुटि हुई है तो बोला सही होगा। होता बहुत कम बार, ये कोई 10 वीडियो में एक आध बार कोई, वो भी पता चल जाता है कि सर ने बोलने में मिस्टेक करी है थोड़ी बहुत, तो कई बार शब्द चूक जाते हैं, लेकिन भाव समझ गए जाते हो आप। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो भी मैं आपको तथ्य दे रहा हूँ वो तथ्य बहुत क्रॉस वेरीफाइड है। आप कोई छोटी मोटी गाइड उठा के और फिर मेरे को ऐसे मैसेज ना किया करें कि सर वो उसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है। कहीं पर भी कुछ भी लिखा है काट दिया करो लाल पेन से। ठीक है, ये मैं बड़े कॉन्फिडेंट के साथ कहता हूँ, और कॉन्फिडेंस ऐसे हवा में नहीं आता, उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप निश्चिंत रहिए, जो आपको सिर्फ अपनी चिंता है और मेरे को आप सभी की चिंता है। ठीक है ना, आपको आपके ऊपर सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेरे ऊपर आप सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ये समझिए कि आपके ऊपर जितना भार है ना, उससे कई हजार गुना ज़्यादा मेरे ऊपर है। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के निर्वहन के लिए मैं मेरी पूरी जान लगा रहा हूँ, और ये जान लास्ट क्लास तक लगी रहेगी। आप निश्चिंत रहिए, मैं परीक्षा तक आपको छोड़ूंगा नहीं। इसलिए आप विश्वास रखना, और जो कुछ भी तथ्य बताया जाता है, तो क्योंकि मार्केट में जो किताबें चल रही है वो सारी मेरे पास है, उन सारी किताबों को देखता हूँ ना, तो हर 5वीं 7वीं लाइन में एक गलती है, इसलिए आपको डाउट होगा।
तो आप डाउट किताब पे करना, मेरे पे मत करना, ठीक है। अब मैं अगर बौद्धिक प्रकाशन की बात करूं, वो हर किसी के पास वही किताब है। इन सारी चीज़ों में बहुत सारी गलतियां हैं, वहाँ बौद्धिक प्रकाशन में भी है। S.K. पांडे की बात करूं, उसमें भी गलतियां हैं। विपिन चंद्र में बात करें तो उसमें भी गलतियां, उन्होंने जब लिखी उसके बाद वापस उसको कभी एडिट नहीं किया गया। फिर हम सरकारी इतिहास और विभिन्न स्रोतों से जब चेक करते हैं तब उनकी गलती निकलती है। इसलिए आप इस प्रकार से ज़्यादा, इसलिए मैं कहता हूँ कि किताबों का सहारा लीजिए, लेकिन मेरे बैच में आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना करोगे तो भी खूब है। अच्छा, एक सूचना देने वाला था आपको कि मैं प्लान कर रहा था अगले संडे, मतलब परसों लाइव आने का, ठीक है, एप्लीकेशन पे। तो मैं इसकी सूचना दे दूंगा, ठीक है। और शायद नोटिफिकेशन भी आ जाता होगा आपके पास, वो उस हिसाब से अपन देख लेंगे। अब देखो क्या हुआ मार्च 1923 में इलाहाबाद में आयोजित हुआ। ठीक है, आयोजित हुआ। इस अधिवेशन में इस दल के निम्न उद्देश्य तय किए गए। उद्देश्य तय किए गए। पहला उद्देश्य स्वराज प्राप्ति। हालांकि एक डोमिनियन स्टेट के रूप में जब कार्यक्रम बनाया जा रहा था तो विवाद इस बात का भी था परिवर्तनवादियों के अंदर ही कि पूर्ण स्वतंत्रता की बात रखी जाए। पूर्ण स्वतंत्रता का मतलब होता है 1947 के बाद जो आप स्वतंत्रता अपन देख रहे हैं ना आज की, ये पूर्ण स्वतंत्रता है। डोमिनियन स्टेट का मतलब अगर मैं बहुत सरल शब्दों में बताऊं आपको, ठीक है, मैं कठिन भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, सरल शब्दों में बताऊं तो किसी के अधीन राज्य, अधिराज्य। किसी के अधीन राज्य का मतलब क्या हुआ, ऊपर सर्वोच्च पावर के रूप में ब्रिटेन ही रहे, लेकिन अंदर का जो मामला है भारत का, ये हमें संभालने दें आप, एक प्रकार से होम रूल, स्वशासन के रूप में। तो पहली बात ये चली कि स्वराज पार्टी को पूर्ण स्वतंत्रता की बात करनी चाहिए। तो समझदार लोगों ने कहा कि अभी पूर्ण स्वतंत्रता का वक्त नहीं है, हमें अभी तो पूर्ण स्वतंत्रता की बजाय स्वराज की बात करनी चाहिए, डोमिनियन स्टेट की करनी चाहिए, उसके अधीन रहने का ही करना चाहिए, क्योंकि अभी तक भारत बड़ा बिखरा हुआ है और भारत की अभी स्थिति है नहीं स्वतंत्रता जैसी। तो स्वराज की प्राप्ति की बात हुई, इसलिए इस दल का नाम भी स्वराज दल ही रखा गया। दूसरा, इन्होंने कहा कि असहयोग कार्यक्रम को सदन में ले जाकर आंदोलन को सफल बनाना। ये आंदोलन शब्द भी मुझे ठीक नहीं लगता असहयोग आंदोलन के पीछे। ये असहयोग कार्यक्रम ही था 1920 से गांधी जी ने जो चलाया। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। मूवमेंट का मतलब था हलचल, ये कोई रिबेलियन रेवोल्यूशन नहीं था। आंदोलन थोड़ा क्या हिंदी अंग्रेजी करते वक्त थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं। ये बेसिकली कार्यक्रम ही था, असहयोग कार्यक्रम जो चल रहा था। और 31 जनवरी को गांधी जी ने कहा कि असहयोग कार्यक्रम के साथ में हम सविनय अवज्ञा कार्यक्रम भी साथ में चालू करेंगे और ये बड़े पैमाने पे होगा, इसलिए ये मास मूवमेंट होगा। तो मूवमेंट को हमने हिंदी करके आंदोलन कर दिया। अब हमने ऐसे याद किया इसको कि ये आंदोलन था, स्थगित हो गया। अब स्थगित हो गया 12 फरवरी को, तो अब ये क्या कर रहा है, कैसे आंदोलन की सफलता की बात कर रहे हो आप। तो विद्यार्थियों, ये हमने किताबों में पढ़ा ही ऐसे है। ये एक्चुअली कार्यक्रम था एक, कोई होता नॉन कोऑपरेशन कार्यक्रम,
जैसे किसी संस्थान के खिलाफ हम असहयोग का कार्यक्रम शुरू करें तो वो बड़े पैमाने पर होता तो अपन उसको आंदोलन का नाम दे देते, मूवमेंट का नाम दे देते, मास मूवमेंट का मतलब बड़े पैमाने पर जब काम होता है। तो गांधी जी ने अपना असहयोग कार्यक्रम स्थगित जरूर किया था 12 फरवरी 1922 को, लेकिन वो स्थगित हुआ था, लेकिन स्वराज पार्टी वाले और आगे ले जाके और इस पूरे मास मूवमेंट को सक्सेस करना चाहते थे। तो असहयोग कार्यक्रम को गांधी जी ने फाइनली नवंबर 1924 में गांधीदास पैक्ट के तहत ऑफिशियली खत्म किया था। तब तक ये चलता आया असहयोग, 20 से जो शुरू हुआ वो 24 तक चलता आया है, ठीक है ना। तो आप ऐसे मत समझना कि आंदोलन तो खत्म हो गया था, वापस कैसा सफल करना है। देखो कार्यक्रम चल ही रहा था, स्थगित हुआ था, कुछ नेताओं ने, गांधी जी ने अपने स्तर पे किया था, गांधी जी से जो असहमत थे वो तो कार्यक्रम को चला के ही रख रहे थे, और ये तो ये चाहते थे कि हम जीत के सदन में जाएंगे और जाकर वहाँ आंदोलन को और सफल बनाएंगे, वहाँ जाके हम असहयोग करेंगे कानूनों के ऊपर, जो जो कानून आएगा संसद विधानसभाओं परिषदों के अंदर उन कानूनों के ऊपर हम असहयोग करेंगे, सरकार का सहयोग नहीं करेंगे, और जो कानून हमारे खिलाफ है उस कानूनों को एक प्रकार से चरितार्थ करेंगे, उनका जो वास्तविक रूप है उनको बेनकाब करेंगे। तो ये असहयोग कार्यक्रम हम सदन के अंदर ले जाएंगे और असहयोग आंदोलन जो हमने शुरू किया 1919-20 के अंदर उसको सफल बनाएंगे। ये इनका एक दूसरा उद्देश्य था, ठीक है। इसके अलावा इनका जो तीसरा उद्देश्य था वो था राजनीतिक कैदियों की रिहाई, उद्योगों का विकास, ठीक है, दमनकारी कानूनों की समाप्ति, कानूनों की समाप्ति, ये सब। और इसको मैं थोड़ा और खोल के नीचे लिखूं तो चुनावों में भाग लेना, सदन में जाना, सरकार व कानूनों को पर बहस करना, सारे के सारे इसके उद्देश्य थे, ठीक है। तो हमने कई सारी बातें सीख ली यहाँ पे कि क्या क्या मैटर था। अब स्थापना हो गई, ये मार्च 1923 तक की बातें हो गई। अब आगे क्या हुआ, ठीक है, इसको लिख लो, मैं अगली स्लाइड पे आ रहा हूँ। अब ये कंटिन्यू यूँ कहिए कि आप ऐसे समझ सकते हो कि काफ़ी सफल हो रहा था ये, और जब काफ़ी सफल हो रहा था तो अब आगे क्या हुआ, अब इसका प्रभाव बढ़ता गया। तो स्वराज्य दल के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अब जाहिर सी बात है कांग्रेस के जो वो अपरिवर्तनवादी नेता थे उनके ऊपर क्या गुजरी होगी। वो उन्होंने जिस तरह से पहले इनका समर्थन नहीं किया था, अब उनके ऊपर क्या गुजरी होगी। अब उनकी स्थिति ये थी कुछ कि मतलब किया क्या जाए। जिस तरह से ये जो नेता थे, ये इनकी एक प्रकार से जो लोकप्रियता थी वो कंटिन्यू बढ़ रही थी, और जब इनकी लोकप्रियता कंटिन्यू बढ़ रही थी तो कांग्रेस अपने डिसीजन पर पुनः सोचने के लिए मजबूर होती है। चूँकि अधिवेशन बहुत लेट था दिसंबर में, तो अब उस लेट अधिवेशन था तो उससे पहले कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। अदरवाइज़ कांग्रेस क्या माने उसको कि वो इन स्वराज्यवादियों के साथ है कि खिलाफ है। अगर चुनाव तक कांग्रेस खिलाफ रहती है तो कांग्रेस का विभाजन भी हो सकता था, और ये कांग्रेस नहीं चाहती थी उस समय। अब क्या हुआ देखते हुए, सितंबर 1923 को मौलाना आज़ाद
मौलाना आज़ाद की अध्यक्षता में दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया। ठीक है, क्यों आयोजित किया गया? मजबूरी थी। मजबूरी इस बात की थी कि अब करना क्या है, इतने ज़्यादा फेमस हो रहे हो तो अब हमें कुछ तो स्टैंड लेना पड़ेगा, या सपोर्ट में या सपोर्ट में नहीं, बीच की बात नहीं चल रही थी। अब जब इनका ये विशेष अधिवेशन दिल्ली में आयोजित हुआ तो इसमें इन्होंने निर्णय क्या लिया, इसके निर्णय बड़े महत्वपूर्ण हैं। इसमें पहला निर्णय क्या लिया गया? स्वराज दल को कांग्रेस का अभिन्न अंग माना। अब देखो इन्होंने अब माना है, स्वराज दल के कार्यक्रमों को मान्यता दी, मतलब चुनाव में भाग लेने, वो जो उद्देश्य थे वो सारे को मान्यता दी। ठीक है, अब आप समझ सकते हो कि कांग्रेस ने भी मान्यता दे दी। ये बात है सितंबर 1923 की। ठीक है, सितंबर 1923 की ये बात है। और अब देखिए अक्टूबर चला गया और नवंबर का महीना आ गया। और नवंबर में क्या थे? नवंबर में चुनाव थे। नवंबर 1923 के अंदर इन चुनावों का प्रावधान किया गया था 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत, अधिनियम के अंतर्गत। 1919 के मॉन्टेग्यू अधिनियम में कहा गया था कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में चुनाव करवाए जाएंगे। तो उस प्रावधान को 3 साल बाद करवाने थे। 23 में होंगे, फिर 26 में चुनाव होंगे। ठीक है, तो 23 में जो चुनाव हुए, उन 23 के चुनावों में क्या भाग लिया और क्या परिणाम निकले, उसको हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। इस प्रकार कांग्रेस द्वारा स्वराज दल को मान्यता दे दी गई, मान्यता दे दी गई तथा स्वराज दल ने नवंबर 1923 के चुनावों में भाग लिया। इसके निम्न परिणाम निकले। निम्न परिणाम निकले। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि चुनाव में भाग लिया स्वराज पार्टी ने तो कितनी सीट वगैरह जीती, उस पे बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे केंद्रीय विधान परिषदों में। विधान परिषदों का परिणाम, परिषदों का परिणाम क्या रहा। ठीक है, उस समय क्या सिस्टम था, मैं एक बार आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो, इंग्लैंड के अंदर ब्रिटेन में थी रानी, ब्रिटेन की महारानी का शासन था भारत में, महारानी प्लस संसद ब्रिटेन की वगैरह वगैरह। इनका एक एजेंट था भारत में जिसे हम कहते थे वायसराय। वायसराय की सलाह परामर्श के लिए एक होती थी वायसराय की परिषद।
और इसके अधीन होते थे आपके एक केंद्रीय विधान परिषद, सॉरी केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद और एक होती थी केंद्रीय विधान परिषद। और जो महानगर थे बड़े बड़े, वहाँ थी नगर पालिका। ये निकाय हो गया आपके। वैसे ये कोई किसी के अधीन नहीं था, इसको अपन आगे और समझने वाले हैं। अब पूरी शासन की असली शक्तियाँ यहाँ पे थी। इसे कार्यपालिका, सारी एग्जीक्यूटिव पावर पूरा का पूरा इनके पास में था। ये कोई भी वीटो लगा के कानून बना सकते थे, कानून किसी को भी रोक सकते थे। यहाँ कानून बनने के बाद यहाँ चर्चा के लिए आता था, ये रोक भी नहीं सकते थे। यहाँ से कानून बना हुआ यहाँ रुक जाता था। तो पूरा पावर एक, यहाँ पे जो भी शक्तियाँ थी वो केवल कागजी शक्तियाँ थी। चुनाव थे इनके, ठीक है, इनके चुनाव थे और इनके चुनाव हुए नवंबर में, ठीक है। वायसराय की परिषद को फिर कभी समझेंगे, अभी समझने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको इसको थोड़ा सा समझ लेना, फिर हम द्वैध शासन समझेंगे तब ये चीज़ और वापस काम आने वाली है। केंद्रीय विधान परिषद के परिणाम क्या रहे? अब इसमें क्या था, 101 सीट थी टोटल, 101 सीट थी कुल। सीट में से 48 अथवा 47, ये आंकड़ा बताते हैं ताराचंद जी। ताराचंद थे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सरकारी इतिहासकार। एक बताते हैं 42 विपिन चंद्रा। तो विपिन चंद्रा तो स्पष्ट रूप से गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सरकारी इतिहासकार सही था। अब सरकारी इतिहासकार के भी 2 आंकड़े हैं। अब आपको जो ठीक लगे वो मान लेना। परीक्षा में ये तीनों आंकड़े आ जाए तो प्रश्न हो जाएगा डिलीट। तीनों में से कोई एक आ जाए तो आप कर लेना। 48-47 में से एक और एक 42 हो तो 48-47 कर लेना, ठीक है। 101 सीट में से 42 सीटें स्वराज दल ने जीती। दल ने जीत ली। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं था, बहुत बड़ा आंकड़ा था। बहुमत तो नहीं मिला, क्योंकि बहुमत के लिए इनको 52 सीट चाहिए थी, लेकिन 52 क्या 51 सीट चाहिए थी, ठीक है, लेकिन मिली नहीं मिली। तो इन्होंने दूसरा काम कर लिया। इन्होंने क्या किया, एक नेशनलिस्ट पार्टी बना दी, ठीक है। कौन सी पार्टी? एक नेशनलिस्ट पार्टी बना दी। और जो नेशनलिस्ट पार्टी बनाई उसमें क्या किया कि कुछ कांग्रेस, मदन मोहन मालवीय ने के नेतृत्व में, जो कि उस समय विपक्ष दल का नेता था, मदन मोहन मालवीय बाद में इस स्वराज पार्टी में आ गए थे। तो मदन मोहन मालवीय और जिन्ना ने मिलकर एक नेशनलिस्ट पार्टी बनाई, तो बहुमत में ये लोग आ गए। ठीक है। अब देखिए यहां पे और क्या हुआ। जिन्ना निर्दलीय चुने गए, बंबई से निर्दलीय जीते, ठीक है। किसी पार्टी से नहीं जीते, निर्दलीय जीते, एक मुस्लिम क्षेत्र से निर्दलीय जीते। तथा अब केंद्रीय विधान परिषद के जितने भी निर्दलीय सदस्य थे, को मिलाकर इंडिपेंडेंट पार्टी बना दी। इंडिपेंडेंट दल गठित किया जिसमें इनका सहयोग
पुरुषोत्तम दास ने किया। पुरुषोत्तम दास ने किया। ठीक है। अब देखो, जिन्ना की इंडिपेंडेंट पार्टी के साथ में मदन मोहन मालवीय ने मिलकर नेशनलिस्ट पार्टी बना दी, राष्ट्रवादी पार्टी, और राष्ट्रवादी पार्टी के जरिए ये लोग मुद्दा उठाते थे। देखो अब क्या हुआ। अब यहां पे अगली स्लाइड पे आ रहा हूं मैं। जिन्ना के साथ मिलकर मदन मोहन मालवीय ने नेशनलिस्ट ने मिलकर एक संयुक्त मोर्चा स्थापित किया, यूनाइटेड फ्रंट बोल सकते हो आप, संयुक्त मोर्चा, नेशनलिस्ट दल जिसे बोलते हैं, स्थापित किया। स्थापित किया। इसके दबाव से कई कार्य हुए। कौन से भी देखना। स्किन आयोग का गठन, आयोग का गठन हुआ। क्या था ये? स्किन आयोग था कि सेना का बजट कम करना, सेना का बजट कम करना, क्योंकि फालतू सेना के बजट के ऊपर कई सारा खर्चा और फिर सरकार जनता से टैक्स ले लेती थी, तथा सेना के उच्च पदों का भारतीयकरण करना। भारतीयकरण का मतलब समझे, भारत के लोगों को सेना में शामिल करना, वो भी उच्च पदों पर करना। जिन्ना की मेन मांगे थी, और इसके अध्यक्ष बने स्किन। कई सारे सदस्यों में से 2 सदस्यों के नाम मैं बता रहा हूं। गठन हुआ 1925 में। एक जिन्ना थे और एक एमएल नेहरू थे। ठीक है। फिर नेहरू ने 1926 में इस्तीफा दे दिया। ठीक है। चूंकि स्किन सैंडहर्स्ट मिलिट्री स्कूल के स्टूडेंट थे। सैंडहर्स्ट आया हुआ है लंदन के अंदर, कैलिबरी के पास में, इसलिए इसको भारतीय सैंडहर्स्ट आयोग भी कहते हैं। आयोग सैंडहर्स्ट कहाँ पे है? लंदन के अंदर भी कहते हैं। 1927 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। कुछ किताबें 26 लिखती हैं, काट देना। मैंने खुद ने रिपोर्ट देखी और रिपोर्ट के नीचे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ 1927 शिमला में रिपोर्ट प्रेजेंट की गई थी। ये स्किन आयोग स्थापित करवाने में ये लोग सफल रहे, और यह आयोग जो था इसने आपके एक प्रकार से सैन्य संबंधित कई सारे सुधार जो है वो किए थे। एक तो इन्होंने ये कार्य करवा लिया। दूसरा यूँ कह सकते हैं अपन कि एक कार्य और भी हुआ, और अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो विठल भाई पटेल को इन्होंने, विठल भाई पटेल को केंद्रीय विधान परिषद का पहला भारतीय अध्यक्ष बनाया गया, स्पीकर
निर्वाचित किया। पहला भारतीय है ना, पहला भारतीय कौन? विठल भाई पटेल। भारतीय पहला था, लेकिन अगर ऑल ओवर पहले की बात करें तो वो फ्रेडरिक था, फ्रेडरिक वाइट। उन्नीस सौ 21 टू 1925 ये प्रथम था, लेकिन भारतीय प्रथम कौन था? विठल भाई पटेल। ये भी इनकी एक काफ़ी बड़ी आप कह सकते उपलब्धि थी। तो केंद्रीय विधान परिषद में इन्होंने ये सीटें जीती। जिन्ना बम्बई से निर्दलीय जीते और इन्होंने निर्दलियों को मिला के इंडिपेंडेंट पार्टी बना दी। पुरुषोत्तम दास ने सपोर्ट किया। पुरुषोत्तम दास उस समय बजट हेतु जो एक वर्ष समिति गठित की थी, बजट समिति थी रेलवे बजट हेतु, उसके सदस्य थे, एक वर्ष सदस्य थे ये। मतलब पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास नाम है उसका पूरा। रेलवे बजट को अलग करने के लिए एक वर्ष समिति बैठी थी। अभी रेलवे बजट वापस इकट्ठा कर दिया मोदी गवर्नमेंट ने। तो उस समय जब कमेटी बैठी थी तो ये आदमी उस कमेटी का सदस्य था। रेलवे बजट का अलग करवाने में इसका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। तो इसी से प्रेरित होकर जिन्ना ने वो सेना बजट अलग करने की बात जो है वो सबके सामने रखी थी। ये एक प्रकार से विद्यार्थियों किसकी बात थी? केंद्रीय विधान परिषदों के परिणाम। अब मैं बात करूंगा स्टेट विधानसभा के या परिषदों के परिणाम। प्रांतीय विधान परिषदों के परिणाम। परिषदों के परिणाम, ठीक है। अब प्रांतीय परिषदों के क्या परिणाम रहे वो देखिए आप। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मध्य प्रांत की, यहाँ केलकर वगैरह लोग थे तो काफी बड़ा बहुमत मिला। ध्यान से समझते जाना, पूर्ण बहुमत मिला स्वराज पार्टी को। ठीक है। अगर मैं बात करूं बंबई और बंगाल की, बंबई की बाद में करते हैं। बंगाल में पूर्ण बहुमत तो नहीं था, लेकिन सबसे बड़ा दल बना कौन? स्वराज पार्टी। और इस समय वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी इन्होंने 45 सीट जीती थी। उसके बाद में आता है बंबई व उत्तरी प्रांत। यहां पर भी पर्याप्त सफलता मिली थी। ठीक है। पर्याप्त सफलता का मतलब ये था कि पूर्ण रूप से ऐसी बुरी स्थिति भी नहीं हुई और इतनी बढ़िया स्थिति भी नहीं हुई कि मतलब ऐसे जैसे बंगाल की थी। करीबन 34 सीट इधर मिली थी और इधर आपके 40 के आसपास थी। ठीक है। अब आता है चौथे नंबर पे पंजाब व मद्रास के अंदर बुरी पिटी थी। सांप्रदायिक दंगे हो गए थे यहाँ पे पंजाब व मद्रास में। यहाँ का जो नेतृत्व किया था वो किया था श्रीनिवास अयंगर ने। यहाँ है वो असफल रही। ठीक है। तो ये प्रांतीय चुनाव थे, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं, तो आपको इस प्रकार से इसका ध्यान रखना है। अब मैं अगर बात करूं निकाय चुनावों की, ये निकाय चुनाव में क्या परिणाम रहे? कई बार पूछते हैं, मैं वही प्रश्न बता रहा हूं, सारी चीजें बता भी नहीं रहा हूं। निकाय चुनाव में भी हमें ध्यान रखना है। और अगर मैं एक एक की बात करूं तो कलकत्ता का मेयर बना CR दास। मेयर होता है नगर निगम का हेड, मेयर कहलाता है। ठीक है। तो कलकत्ता का मेयर कौन बना? CR दास। ये सुमिलित करो में कई बार सवाल आता है। ठीक है। उसके बाद में बंबई का बना मेयर विठल भाई पटेल। कई सारी किताबों ने अहमदाबाद इसको बताया है, जो कि गलत है। अहमदाबाद के अंदर जो नगर पालिका थी उसका बना वल्लभ भाई पटेल।
कौन, वल्लभ भाई पटेल। इसके साथ में बम्बई अहमदाबाद हो गया, और इसके साथ में आपके पटना, पटना जो था इसके यहाँ पे बना राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इन्होंने भी क्या चुनाव में भाग लेना शुरू कर दिया था, परिवर्तनवादियों ने ही, क्योंकि कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के साथ ही इनको भी अनुमति एक प्रकार से मिल गई थी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया इलाहाबाद में, नेहरू परिवार था भी इलाहाबाद का, राजेंद्र प्रसाद था भी पटना का, वल्लभ भाई था भी अहमदाबाद का, सी आर दास था भी कलकत्ता का। बस ये विठल भाई का थोड़ा ध्यान रखना। जवाहरलाल नेहरू को कहाँ का बनाया, मतलब जीता था जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद का। ठीक है, ये सारे के सारे क्या बन गए थे, ये मेयर बन गए। तो ये एक प्रकार से इनके यूँ कहिए कि ये पूरी की पूरी बातें थी, इनके चुनाव के परिणाम क्या रहे। तो अब आप समझ सकते हो कि यह बात आपके अप्रैल मई 1924 तक आ गई। ठीक है, अब मई 1924 के बाद क्या होगा, अब गांधी जी की वापस एंट्री होगी, क्योंकि गांधी जी छूट गए थे और हमने पृष्ठभूमि देख ली, स्थापना देख ली, उद्देश्य देख लिया, सफलताएं भी देख ली अभी चुनावों की। और अब नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा उसमें पूरी की पूरी असफलताएं वगैरह जो भी है उन पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।